नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने वाले बच्चों के लिए, इसके अलावा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सीबीएसई क्लास 12 जिनका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जो 2020-2021 के सेशन के बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं आने वाले कुछ महीनों में। क्योंकि इस बार सीबीएसई ने पेपर का पैटर्न बदलते हुए 1 मार्कर क्वेश्चन को ऐड किया है। पहले भी 1 मार्कर क्वेश्चन आते थे, मगर पहले सब्जेक्टिव आते थे, इस बार ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो ऑलरेडी मैं चैप्टर नंबर 1 इंडियन पॉलिटिक्स का जो चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी है उसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम के 1 मार्कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कब एक्सपायर किए थे, मतलब कब उनकी मृत्यु हुई थी। तो 30 मई 1964 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज एक्सपायर्ड, मतलब 30th of May 1964 इंडिया लॉस्ट देयर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अगला सवाल है दोस्तों कि आज़ाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कब एक्सपायर किए थे। तो दोस्तों, आज़ाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 10th of May 1966 में एक्सपायर हुए थे, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक्सपायर होने के 2 साल के बाद। अगला सवाल है दोस्तों कि जब जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे तो लाल बहादुर शास्त्री के पास कौन सा पोर्टफोलियो था उनके कैबिनेट में। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीबी थे, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू कहीं पर भी जाते थे तो लाल बहादुर शास्त्री को अपने साथ लेकर जाते थे, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत ज़्यादा सुलझे हुए इंसान थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भी कहीं जाते वो लाल बहादुर शास्त्री को साथ लेकर जाते। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे तो उनकी कैबिनेट में लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मिनिस्टर का पोर्टफोलियो संभालते थे। एंड एक बार उत्तर प्रदेश के किसी शहर के निकट जब एक रेल दुर्घटना हो गई, एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी लेते हुए लोगों के लाख मना करने के बावजूद लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री को समझाया कि इस एक्सीडेंट में आपकी कोई गलती नहीं है, आप रेजिग्नेशन मत दीजिए। मगर लाल बहादुर शास्त्री जैसा नेता ना हमारे देश में कभी था, ना कभी है और ना कभी होगा। आई थिंक लाल बहादुर शास्त्री वॉज द मोस्ट फाइनेस्ट एंड डाउन टू अर्थ होंको इन इंडिया। होंको टू मीन्स नेता। लाल बहादुर शास्त्री ने उस ट्रेन एक्सीडेंट की जिम्मेदारी लेते हुए रेजिग्नेशन दे दिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में लाल बहादुर शास्त्री वॉज द रेलवे मिनिस्टर। एंड अगला सवाल है दोस्तों कि जब लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उनकी कैबिनेट में पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी और भारत की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पोर्टफोलियो क्या था। तो याद रखिएगा दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जब भारत के प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी के पास इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, मतलब कि सूचना मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। इंदिरा गांधी वॉज द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। अगला सवाल के दोस्तों, जब 1965 में 1965 में अखनूर में पाकिस्तान चढ़ दौड़ा कश्मीर के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को लगा कि 1962 में 1962 का जो वॉर है वो हिंदुस्तान हार चुका है, हिंदुस्तान अपनी अच्छी खासी ज़मीन खो चुका है, हिंदुस्तान डर में है, तो यही मौका है कश्मीर को पाने का। और पाकिस्तान ने 1965 में अखनूर, जो कि कश्मीर में एक जगह है, उसके ऊपर चढ़ाई कर दी, मगर पाकिस्तान को अपनी मुँह की खानी पड़ी। ठीक है, कहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था। इंडिया की तरफ से गए थे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान की तरफ से आए थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान। तो दोस्तों, आज एक अलहदा मुल्क उज्बेकिस्तान, जिसकी कैपिटल है ताशकंद, वहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था, क्योंकि 1965 में उज्बेकिस्तान वॉज द पार्ट ऑफ द यूएसएसआर।
तो उज्बेकिस्तान में जो ताशकंद राजधानी है उसकी, वहाँ पर ये पीस एग्रीमेंट पर साइन हुआ था। और मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि जो उज्बेकिस्तान है उसकी करेंसी है सोम, SOM, जैसे इंडिया की रुपीज़ है, उज्बेकिस्तान की है सोम। अगला सवाल है दोस्तों, कोलेशन किसे कहते हैं? याद रखिएगा कि कोलेशन क्या होता है, जब इलेक्शन का रिजल्ट निकलने के बाद किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है और दो से ज़्यादा पार्टी मिलकर गवर्नमेंट चलाती हैं, गवर्नमेंट बनाती हैं, उसे हम लोग कहते हैं कोलेशन। अक्सर लोगों को कोलेशन और अलायंस में कंफ्यूजन होता है, तो मैं आप लोगों को कोलेशन और अलायंस के बीच एक बहुत ही सिंपल सा अंतर बताता हूं। कोलेशन इलेक्शन के रिजल्ट के बाद होता है और अलायंस इलेक्शन से पहले ही डिसाइड हो जाता है कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जैसे कि जब अभी बिहार का चुनाव हुआ तो महागठबंधन ने क्या कहा कि हम मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, मतलब अभी तक चुनाव हुआ नहीं है, हम मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो महागठबंधन था वो क्या कहलाएगा? अलायंस, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है और किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं होती है तो आपस में बात कर कर दो या दो से ज़्यादा पार्टियां मिलकर कोलेशन कर कर सरकार बनाती हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था, जब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बीजेपी के खिलाफ हो गए थे, तब वहाँ पर उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर कोलेशन किया। शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर कोलेशन किया, वरना उनका बीजेपी के साथ अलायंस था, उन्होंने चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था। ओके, अगला सवाल के दोस्तों, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू एक्सपायर किए और सवाल उठा कि आज़ाद भारत का दूसरा प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जो भी बनेगा कांग्रेस से ही बनेगा, मगर कौन बनेगा? अच्छा, उस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, उस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे के कामराज, और वो भी लाल बहादुर शास्त्री को ही बनाने के फेवर में थे, क्योंकि दो ही लोगों का नाम निकल कर आया था, पहला लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जिनके पास अच्छा खासा राजनीति का एक्सपीरियंस था, वो बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो कि पहले महाराष्ट्र और गुजरात को मिलाकर कही जाती थी। लाल बहादुर शास्त्री एक बहुत ही सिंपल सोबर इंसान थे। कांग्रेस ने एक तरफा कहा कि लाल बहादुर शास्त्री को भारत का अगला प्रधानमंत्री बनाइए, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1965 में पीस एग्रीमेंट के बीच साइन हुआ तो सिग्नेटरीज कौन कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री एंड मोहम्मद अयूब खान। अगला सवाल के दोस्तों कि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन कब हुआ था? इंदिरा गांधी को गोली कब मारी गई थी? इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को गोली मारी गई थी। अगला सवाल के दोस्तों, वो कौन थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इस पूरे के पूरे चैप्टर का, जिन्होंने नॉन कांग्रेसिज्म की स्ट्रेटजी दी थी? क्योंकि कांग्रेस का जो पलड़ा था, कांग्रेस का जो दबदबा था, वो इतना भारी था कि कोई भी सिंगल पार्टी उस दौर में इतनी हैसियत नहीं रखती थी कि कांग्रेस की कुर्सी हिला देती। तो नॉन कांग्रेसिज्म का जो स्ट्रेटजी थी वो राम मनोहर लोहिया जी ने इंट्रोड्यूस की थी। अगला सवाल है दोस्तों, द्रविड़ मुन्नेत्र कज़ाकम ये किस स्टेट की पार्टी है? असल में ये एक स्टेट पार्टी है, लेकिन इसने भारत की राजनीति में सेंट्रल में सरकार बनाने में और गिराने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। ये जयललिता की भी पार्टी थी, जयललिता जो कि एक्सपायर कर गई। असल में दोस्तों तमिलनाडु की ये स्टेट पार्टी है, द्रविड़ मुन्नेत्र कज़ाकम। अगला सवाल है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आया राम गया राम वाला जो एक्सप्रेशन है वो किस लीडर के साथ एसोसिएट किया जाता है? मतलब उन्हीं के नाम पर आया राम गया राम की आइडियोलॉजी पड़ी, और ये था गया राम जो कि हरियाणा के एमएलए थे, जिन्होंने रातों रात कई सारी पार्टियां बदल डाली थीं, इसीलिए इनके नाम पर आया राम गया राम कहा जाता है। डिफेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, डिफेक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जब कोई नेता, मान लीजिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसने बीजेपी से इलेक्शन लड़ा,
जीता, लेकिन रातों रात अगर वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चला जाए तो बीजेपी की वो सीट तो खाली हो जाएगी। इसीलिए इसको डिफेक्शन कहा जाता है, क्योंकि इससे पार्टी को बड़ा नुकसान होता है। जब हिंदुस्तान में 10th शेड्यूल आया तो इसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया। अब कोई भी डिफेक्शन नहीं कर सकता, बिकॉज एंटी डिफेक्शन लॉ इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन गए, हु वाज द फर्स्ट सीएम ऑफ मद्रास। मद्रास मतलब जो प्रेजेंट का तमिलनाडु है, पहले मद्रास पूरा केरला आंध्र प्रदेश ये सब मिलाकर था। तो सी अन्नादुरई ये मद्रास के पहले चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। सी अन्नादुरई, ये जो लीडर्स हैं इनके स्टेट को इनके साथ ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि मैपिंग में सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सी अन्नादुरई बिलोंग टू विच स्टेट। सी अन्नादुरई बिलोंग टू तमिलनाडु स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन गए, हु कॉइन्ड द स्लोगन जय जवान जय किसान। ये तो आप सबको पता होगा कि जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगला, हु वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द मैसूर, जिसको हम लोग कर्नाटका कहते हैं, उस राज्य के चीफ मिनिस्टर कौन थे? ये आपकी किताब में है, एस निजननी गप्पा। ठीक है, एस निजननी गप्पा, ये नाम याद रखिएगा, इसके ऊपर मैपिंग के सवाल पूछे जा चुके हैं। अगला, who is known for his decision to introduce reservation for the backward classes in Bihar during his second chief ministership। मतलब आज अगर बिहार जैसे राज्य में, अगर आज बिहार में रिजर्वेशन गए तो बिहार में रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस करने का जो दारोमदार है, जो पाइनियरशिप है, उसे वो किसे दिया जाता है? कर्पूरी ठाकुर, जो जब दूसरी बार बिहार के चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने ये दारोमदार लिया कि वो बिहार में रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन डिड इंदिरा गांधी लॉन्च 10 पॉइंट प्रोग्राम? मई 1967। इंदिरा गांधी ने, जब इंदिरा गांधी तीसरी प्रधानमंत्री बनी आज़ाद भारत की, तो उन्होंने मई 1967 में 10 पॉइंट प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट वन, हु इज द लीडर ऑफ द कांग्रेस आर एंड द कांग्रेस ओ। आपको पता ही है कि कांग्रेस के बीच में आपका टकराव हुआ, सिंडिकेट वर्सेस इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी ने बनाई अपनी कांग्रेस आर और मोरारजी देसाई ने बनाई अपनी कांग्रेस ओ, मतलब जिसको कहते हैं सिंडिकेट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कुछ सिंडिकेट के लीडर्स के नाम बताइए। तो के कामराज, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जब पंडित जवाहरलाल नेहरू एक्सपायर हुए थे तो वो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। तो के कामराज बिलोंग करते थे तमिलनाडु से, एस के पाटिल बॉम्बे से। ये सारे लीडर्स और उनके स्टेट के नाम याद रखिएगा, ठीक है। एस निजननी गप्पा कर्नाटका, अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल, नीलम संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश। नीलम संजीवा रेड्डी वही हैं जो कि सिंडिकेट की तरफ से पहली पसंद थे 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, मगर इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि नीलम संजीवा रेड्डी खड़े नहीं होंगे, बल्कि बराहगिरी वेंकटागिरी 1969 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े होंगे, ठीक है। तो हु वाज द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फ्रॉम द इंदिरा गांधी साइड ड्यूरिंग 1969 इलेक्शन? बीबी गिरी। एंड हु वाज द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फ्रॉम द सिंडिकेट? नीलम संजीवा रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। अगला सवाल गया, हु वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 1969? नीलम संजीवा रेड्डी वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 1969। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन डिड इंदिरा गांधी एबोलिश प्रिवी पर्स? इंदिरा गांधी ने 1971 में प्रिवी पर्स को एबोलिश किया था और यही इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी का एक बहुत बड़ा कारण बना। प्रिवी पर्स क्या होता है मैं आप लोगों को एक बार बता देना चाहता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया कभी कोई मुल्क था ही नहीं। इंडिया 565 राज्य रजवाड़ों का एक पूरा का पूरा समूह बनकर एक मुल्क बनकर तैयार हुआ। तो भारत आज़ाद हो गया, राज्य रजवाड़ों का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, लेकिन भारत की सरकार ने कहा कि भले ही राज्य रजवाड़ों का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, मगर हम राज्य रजवाड़ों को पेंशन देंगे, राजा महाराजाओं को पेंशन देंगे। इंदिरा गांधी ने कहा बेटा ऐसा है, हमारी तिजोरी में इतना पैसा नहीं है कि इतने राजाओं को बैठकर खिलाएंगे, तो प्रिवी पर्स खत्म है। और इसके खिलाफ भी पूरी की पूरी सिंडिकेट थी। एंड आखिरी क्वेश्चन के दोस्तों, हु कॉइन्ड द स्लोगन गरीबी हटाओ? इंदिरा गांधी कॉइन्ड द स्लोगन। इंदिरा गांधी ने इस स्लोगन का इस्तेमाल किया था अपने 1971 के इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान कि गरीबी हटाओ। और सिंडिकेट, और इंदिरा गांधी कहती थी, सिंडिकेट कहती है इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, ठीक है। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर 24 से 25 क्वेश्चन थे जो मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 की वेटेज को बढ़ाते हैं 1 मार्कर क्वेश्चन में। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा।
और काफ़ी ज़्यादा इजी है। किसी भी तरह का अगर इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए। आई प्रॉमिस कि मैं उन सारे के सारे क्वेरीज को सॉल्व कर दूंगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, शबा खैर।